आपका पाके ब्रिज को लेके और एड बामिंग का डेवलपमेंट सेक्टर को लेके, रोल ऑफ अपोजिशन को लेके, और अगर वो कुर्सी में रहता है तो उनके विचार जो विज़न को लेके, एक जो पावर में जो एमएलए का एक विज़न कैसा होना चाहिए उसका ऊपर में लेके, और लास्टली पॉलीगैमी को लेके हमने चर्चित किया। जितने भी व्यूवर्स हैं उनको स्वागत करते हैं कमिंग समाचार डिजिटल न्यूज़ लाइव पेज पे। इस वक्त मेरे साथ है जाने माने हस्ती रामजो परदुम जी, और आपको स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं, जिस तरह से आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने जो पाके ब्रिज है उसका ऊपर में एक न्यूज़ बनाया था कि जो लॉन्ग बहुत समय से पेंडिंग होके बैठा है। तो सुनने में आया कि उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका फार्म जो प्रोप्राइटर है वो रामजो परदुम जी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्या वजह रह गया जो उस ब्रिज को बना नहीं पाया। तो इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, आपका तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन देना है कि उसका रीज़न क्या था जो कंप्लीट नहीं हो पाया। थैंक यू भाई, आप मेरे पास आया और इस चीज़ के बारे में आपने मुझे पूछा है। आई वेलकम यू। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मेरा उम्र अभी 50 ईयर्स हो गया है। तो इस 50 साल में मैंने दो चीज़ बहुत कमाया है। एक तो है नॉलेज और दूसरा रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन। तो अभी मुझे भी सुनाई दिया है कि ये पाके ब्रिज को लेकर के थोड़ा सा मेरा जो गुड रेपुटेशन में एक दाग लगने का चांस है, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसमें थोड़ा सा भी स्पॉट जब आ जाता है तो जल्दी दिखाई देता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ज़िंदगी में जो मैं अपना आप को एक सफ़ेद कपड़ा की तरफ मानता हूँ उसमें कोई स्पॉट आए। तो आप उस बारे में मुझसे क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया, तो मैं आपको दिल से मैं थैंक्स देता हूँ। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में हम लोग जानना पड़ेगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे शुरू हुआ, तब आपको विस्तार से बात मालूम होगा। एक्चुअली इसका फार्म ओनर मैं ज़रूर हूँ, लेकिन 12 बियों का 12 आदमी, 12 पर्सन फ्रॉम बियों, शायद अपना ऑनरेबल एमएलए ने नॉमिनेट किया था उस काम को करने के लिए। तो वह लोग मेरे पास में आया था फार्म को हायर करने के लिए कि मेरा फार्म से वो लोग टेंडर भरेंगे। तो मैंने ओके किया और उन लोगों ने सारा खर्चा, सारा EMD सब लोगों ने अपना से उठाया, और फॉर्चुनेटली वो काम मेरा फार्म को मिल भी गया। तो उसके बाद में ये 12 लोग जो है उनका ये कहना था कि हम लोग ब्रिज बनाने में एक्सपर्ट नहीं है और रिसोर्स का कमी है, तो वो लोग उस काम को बेचना चाहता है। तो उन लोगों ने मुझे ये ऑफ़र दिया कि आप काम मुझसे, हम लोगों से खरीद लो। ओके। तो उसके लिए मैंने उनसे कहा था कि तो ठीक है, मैं आपको 50 लाख रुपया का मैं ऑफ़र देता हूँ, अगर आप लोग ये ले लेता है तो मैं काम को करूँगा। फिर उन्होंने अपना डिमांड 2 करोड़ रुपया रखा। तो इस बीच में अपना ऑनरेबल एमएलए साहब इंटरवेन करके उसने एक समझौता कर दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया उन लोगों को देना है, उन लोगों को EMD वापस करना है। ऐसे करके वो डील उस समय पक्का हुआ। तो डील होने के बाद में वो अपना जो बियों क्लान का जो लोग था, उसमें बहुत सीनियर लोग भी आया था। उनका एक मांग था कि ब्रिज हमारे एरिया में आया है तो काम को आप सिर्फ नहीं करने सकते कि हम लोग का भी एक रिप्रेजेंटेटिव रख करके काम को 50-50 करके करने से ठीक है। तो मैंने उन लोगों का इस बात को मैं एग्री किया, और जो 50% काम है मैंने बियों वाला को वापस दिया है। तो उसका जो मेरा पार्टनर है विक्रम बियों और बीना सोनो, दोनों मेरा 50% का पार्टनर है। तो आधा काम मेरा है, खर्चा भी आधा मेरा है, आधा काम दोनों का है। तो हम लोग जॉइंटली उसको 50-50 पार्टनरशिप में हम लोग काम को ले लिया था। तो इसके बाद प्रोसीड टू वर्क मिला काम शुरू करने का। फिर चीफ इंजीनियर के ऑफिस से डिज़ाइन टीम, सर्वे टीम आकर के लेआउट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम को शुरू किया। बहुत ही स्पीड अप तरीका में हम लोग शुरू किया था, वो पब्लिक भी देखा होगा, और बहुत अच्छा तरीका से शुरू किया था। इस पार का लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक का ऑलमोस्ट 30% ऑफ द जो कलवर्ट का वर्क है वो हम लोग ख़त्म कर चुका था, और अनदर साइड का हम लोग ने खुदाई ख़त्म कर चुका था और सारा मटेरियल से वहाँ गिरा दिया था। तो काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो इस बीच एक चीज़ होता है, एक घटना होता है
एक सिचुएशन डेवलप होता है कि सारा वहाँ बॉम्बिंग डिवीजन जो है पीडब्ल्यूडी डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसफ़र हो जाता है, एई ट्रांसफ़र हो जाता है और जेई ट्रांसफ़र हो जाता है और नया इनकम्बेंट वहाँ में ज्वाइन करता है। तो जो नया इनकम्बेंट ज्वाइन होने के बाद में वो डिपार्टमेंट का एक वहाँ में कंट्रोवर्सी आ गया। कंट्रोवर्सी ऐसा आया कि उनका कहना था कि आपका जो ब्रिज है इसका ड्राइंग जो है वेल फाउंडेशन स्टाइल में है, लेकिन आप लोगों ने इसको ओपन फाउंडेशन में बनाया, तो इसलिए उसको आप डिसमेंटल करना पड़ेगा, जितना बना के रखा है सारा को तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पक्ष से हम लोग का कहना था कि लेआउट आप लोगों ने किया, सारा काम आपका निगरानी में किया, वो चोरी चुप के करने का जगह नहीं है, इतना बड़ा ब्रिज है, वो पब्लिक के सामने में सब कुछ हुआ, काम भी आप लोगों ने कराया, फिर आज उसको तोड़ने के लिए आप लोग बोल रहा है। इतना हैवी स्ट्रक्चर जब बनाया उसको हम तोड़ के और नहीं कर पाएगा। डिपार्टमेंट ने बनाया, फिर डिपार्टमेंट ही बोल रहा है कि तोड़। हाँ, उसी ने आप, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ मेरे पास में, मैं सबूत के साथ काम करता हूँ, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में रेडी है। डिपार्टमेंट ने ही प्रोसीक्यूटर वर्क का ऑर्डर दिया, लेआउट भी उन्होंने ही किया, लेआउट में भी हमारा 7,50,000 रुपया गया है, वो फ्री में नहीं होता है, तो सब कुछ उन्होंने किया। उनका आदेश पर एक परमानेंटली जेई वहाँ स्पॉट में पोस्टिंग भी था, उनका निगरानी में, उनका गाइडेंस में सब कुछ हुआ। फिर नया टीम आके बोलता है कि इसको आप तोड़ो, डिसमेंटल करो, फिर से उसको नया से बनाओ। तो इस बीच में बिल्कुल भी हम लोग एग्री नहीं हुआ और मेरा जो पार्टनर्स था वो भी नहीं माना, क्योंकि वो तो सोच से बाहर है, वो हो नहीं पाएगा। तो उसमें करीब 6-7 महीना हमारा काम रुक गया, लटक गया। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने दूसरा सीटिंग किया, फिर डिपार्टमेंट के साथ में दूसरा मीटिंग किया, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी परसुएशन किया कि ब्रिज को कंटिन्यू करने दो, जितना बना है वहाँ से कंटिन्यू करने दो। ऑलमोस्ट एक्शन साहब तो ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन यही साहब बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, ये आप तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ के री से बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो उसके बाद में फिर दूसरा मीटिंग होता है ऑनरेबल एमएलए का साथ में, और डिपार्टमेंट सब हम लोग मिलकर फिर एक सीटिंग करता है। उसमें उन लोगों का ये प्रपोजल आ गया कि आपको ब्रिज को अगर डिसमेंटल करके नहीं कर सकता है तो आप काम को छोड़ दीजिए, काम को आप सरेंडर कर दीजिए, हम लोग रीटेंडर करेंगे। तो उसके बाद में मैं और मेरा पार्टनर हम लोग सब डिपार्टमेंट के साथ, एमएलए के साथ में जब मीटिंग किया तो देखा कि अपना जो खर्चा है, अभी जो फाइनेंस का मैटर में आता है, अपना जो खर्चा है ऑल टुगेदर 3 करोड़ रुपया इस ब्रिज में हम लोगों ने ऑलरेडी खर्च कर दिया। उसमें से हम लोगों को पैसा अभी तक मिला है, एक बार 30 लाख, एक बार 41 लाख, टोटल आज तक हम लोग 71 लाख रुपया चेक वैल्यू में उस ब्रिज से लिया है। और उस 71 लाख को 70 लाख तो जो बियों वाला, पक्के वाला से जो हम लोग काम को खरीदा था, उनको ही 70 लाख दे दिया। तो सिर्फ हम लोगों के पास 1 लाख रुपया बचा है, और जो ब्रिज में जो खर्चा गया है वो अलग। तो ऐसा करके जब हम लोग कैलकुलेशन किया, सब मिलके ही किया, डिपार्टमेंट और एमएलए के सामने में किया, तो करीब 2 करोड़ रुपया हम लोग का नेट नुकसान हुआ है वो ब्रिज में, नुकसान हुआ है। तो फिर भी मैंने अपना वो कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर को भी मैं बोला कि बिजनेस है, कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है। तो बॉम्बिंग का पब्लिक के लिए, अपना एरिया का लोग के लिए वो काम को हम लोग लटका के रखने से ठीक नहीं है, तो नुकसान को भी जाने दीजिए, काम को हम लोग सरेंडर करते हैं। कोई नया टीम अगर बेहतर टीम आता है तो उनको करने दीजिए बोल के मैंने विदिन 2 डेज उस मीटिंग का डिस्कशन कर, विदिन 2 डेज मैंने अपना डिसकंटिन्यूएशन लेटर एक्शन साहब को लिख दिया, और उस हिसाब से मुझे टर्मिनेट भी कर दिया। तो अभी वो टर्मिनेट करके करीब 1 साल होने को है। उसमें उन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी किया कि आप जल्दी ये लिखो, हम लोग जल्दी रीटेंडर करेगा। लेकिन अब ये मेरा समझ से बाहर है कि रीटेंडर क्यों नहीं हो रहा है। करीब 1 साल हो गया। तो अक्कलसूर का जो टीम है वो भी मेरे पास में आया था, उनको भी मैं सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। तो आज मैं जैसे आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, उस सब कुछ का मैंने कितना पैसा लिया है और काम कैसे टर्मिनेट हुआ है, सरेंडर मैंने कब किया है, सारा ऑफिस में रिकॉर्ड है। अगर मैं उस जितना मैं बता रहा हूँ अभी, जिससे पब्लिक ये सोच सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत पैसा ले लिया और लेके उसके बाद काम को अभी ऐसे इंटेंशनली छोड़ दिया, तो उसको अगर आप वेरीफाई करना है तो बॉम्बिंग डिवीजन ऑफिस है, वहाँ में आप आरटीआई के जरिए या कोई भी इंफॉर्मेशन के जरिए आप निकाल लीजिए। हमको अभी तक चेक वैल्यू में जो पैसा मिला है वो भी 2 बार मिला है, 71 लाख टोटल मिला है। बिल वैल्यू थोड़ा 5-6 लाख ऊपर नीचे हो सकता है।
उसके बाद काम को हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। ओके, तो आपका कहने का मतलब अभी जो पाके ब्रिज है आप उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहा नहीं है, और उसको डिपार्टमेंट का हिसाब से अभी रीटेंडर करना चाहिए। करना चाहिए। ओके, तो जिस तरह से पब्लिक आपने सुना कि जो पाके ब्रिज का उनको कॉन्ट्रैक्टर से हटा दिया गया है और डिपार्टमेंट का कंसल्टेशन, एमएलए का कंसल्टेशन का मुताबिक से उसको अभी रीटेंडर करना है, लेकिन कई दिनों से ये पेंडिंग है। तो इसका ऊपर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इंटेलेक्चुअल आपका हिसाब से ऐसा क्या सॉल्यूशन लाना चाहिए, ऐसा क्या मैकेनिज्म लाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो पूरा आपका एड बामिंग को कनेक्ट करता है, तो मोटरेबल के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसमें कैसा मैकेनिज्म लाना चाहिए आपका हिसाब से? देखिए, इसमें मैं जिसे सोचता हूँ उस सोच से नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स का कुछ अपना प्रोविजंस होगा, कुछ लेकुनास होगा। शायद एमएलए भी चाहता होगा कि मैं इसमें कुछ करूं, लेकिन डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइंस है फिर उसके बाहर में हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो जैसे अभी आप मान लीजिए 14 करोड़ कुछ रुपए का वो स्कीम था, सेंक्शन था, तो मान लीजिए हम लोगों ने 71 लाख रुपया ये कर लिया है। तो जो रिमेनिंग जो ये है, रिमेनिंग जो पैसा बचा हुआ है उसको लेकर के जल्द से जल्द टेंडर प्लॉट कर देना चाहिए। कोई ना कोई इंटरेस्टेड पार्टी आएगा तो इसमें अपना तो जो खर्चा है, इसमें एक्चुअली बाहर का जो खर्चा गया है, जो हमने फिर किसी थर्ड पार्टी से काम को खरीदा है, उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया ऐसे बेकार में जा रहा है। तो ये इसको छोड़ करके अभी 13 करोड़ जो कुछ पैसा बचा हुआ है, आई थिंक इट्स ऑल्सो सफिशेंट। अगर कोई अच्छा पार्टी आएगा तो हो सकता है वो उसमें कर लेगा, लेकिन उस ब्रिज को डिसमेंटल करके करने में कॉस्ट वहाँ में गिर रहा है। अच्छा, क्योंकि डिसमेंटल करने में अलग पैसा जा रहा है, फिर उसको री से खड़ा करने में अलग पैसा जा रहा है। अभी इसलिए जितना पैसा बचा हुआ है उसका हिसाब से नया एक एस्टीमेट बनाना है कि इस हिसाब से अभी हम उस ब्रिज को तैयार करना है और जल्दी से जल्दी उसका टेंडर प्लॉट कर देना चाहिए। कोई ना कोई पार्टी जरूर आएगा उस टेंडर को लेने के लिए। जिस तरह से इनका कहना यह है कि उस ब्रिज को दोबारा रीटेंडर करना है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग जब जब इलेक्शन होता है तब तब एक डेवलपमेंट का सेक्टर को लेके एक मुद्दा उठाता है। तो हमने देखा, हमने सुना कि आप एड बामिंग का एक इंटेलेक्चुअल है, आपके सोच विचारे हम जानना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट इन एड बामिंग टिल डेट। आज का डेट में किस प्रकार से डेवलपमेंट जो चल रहा है, स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कैसा होना चाहिए आपका हिसाब से? देखिए, बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, सबसे जो बामिंग अपना हेडक्वार्टर है, इसका में ओल्डेस्ट वो हेडक्वार्टर है, इवन अपना सेपा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी वो पुराना है। लेकिन इसमें कभी कभी सच्चाई में देखा जाए तो शर्म तो मैं एज ए बामिंग का आदमी होकर हम खुद को भी एक शर्म फील होता है। तो ये सिर्फ आज का बात नहीं है, लास्ट 20 जब से वो एस्टाब्लिशमेंट बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ है, तो आज तक मैं बताने का दरकार नहीं है, आप खुद भी वहाँ विजिट करता होगा। बामिंग खेने वाला था अपना 3 ही तो मेन टाउन है वहाँ में। तो जो डेवलपमेंट का स्थिति है वो तो मैं शर्म करके फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल भी खराब स्थिति में है, बहुत ही स्नेल स्पीड में चल रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, 2 किस्म का डेवलपमेंट बामिंग में देखने को मिल रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट्स तो हो रहा है, लोग धनवान बन रहे हैं, लोग बिल्डिंग बना रहा है, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन जब हम एरिया में जाता है, एरिया पिछड़ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम जब विज़िट किया था, जो खेनेवा जो ऑनरेबल एमएलए का जो अपना होम टाउन है, उसका रास्ता भी बहुत ख़राब है। मैंने उसका ऊपर भी एक न्यूज़ बनाया था, तो देखा है जो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हमारे यहाँ जब जब इलेक्शन होता है तो कोई ओपोजिशन रहता है, तो लेकिन इलेक्शन के बाद में तो डेवलपमेंट सेक्टर को लेके ओपोजिशन का एक रोल भी होना चाहिए। वो तो सारा देश में, पूरा इंडिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो आपका हिसाब से ओपोजिशन का रोल कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें आपने सही चीज़ को पकड़ा है। मेरा भी जो पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, स्पेशली अपना बामिंग का कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्शन में कैंडिडेट आता है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है, और जो हारने वाला कैंडिडेट है वो पिक्चर से गायब हो जाता है,
वो डिसअपियर हो जाता है। और उसके बाद में फिर समय पर कोई हल्ला करेगा, कोई ये करेगा, ये इसका वर्कर को इसने आज पार्टी खा लिया इसके साथ, इसका वर्कर का साथ में इसने पिकनिक कर लिया, ये परिवार आज यहाँ में चला गया। इससे आपका बामिंग को क्या मिलने जा रहा है, बामिंग का एरिया को इससे क्या बेनिफिट होने जा रहा है? तो आप अच्छा से देखिए, इन डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कैरिंग आउट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इन अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप एवरी चीज़ में जहाँ में अच्छा काम हो रहा है उसको भी अपोज करना है, जहाँ डेवलपमेंट सही दिशा में जा रहा है उसको भी अपोज करना है, ये मतलब नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, आप इलेक्शन हार भी जाओ लेकिन मुद्दों पर आपको चर्चा हमेशा करना चाहिए, पब्लिक का जो है उसको डोमेन में लेके आना। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं ये चीज़ हमारा यहाँ नहीं हो रहा है। तो इश्यूज़ का ऊपर में बात करना चाहिए। जो प्रेजेंट जो लीडरशिप है वो कहाँ में गलती कर रहा है उसको पब्लिक के सामने में लाना है। वो क्यों लाना है? ताकि वो जो प्रेजेंट लीडर जो है उस बात को लेके सुधर जाए। ये नहीं है कि उसको कॉन्डेनेशन करना, ऐसा नहीं है, ताकि वो रेक्टिफाई करे, जो अपना स्टाइल है, जो प्रोसेस है उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको अपोजिशन जो हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। तो इस चीज़ का कमी है। तो अभी आप जैसे देखिए, आपने वो पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया है। पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं जब वहाँ ये सेशन चलता है तो वहाँ बहुत सारा पार्टी है, मल्टी पार्टी है। वहाँ में ऐसे लगता है जब सेशन चल रहा है तो ऐसे लगता है कि ये लोग आपस में बहुत कट्टर दुश्मन है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद में जब वो लोग लंच में ब्रेक में जाता है तो एक ही टेबल में बैठ करके खाना खाता है, हंसी मजाक करके गप्पे लगाता है। तो अपना यहाँ में छोटा सा तो अपना एक बामिंग है। इश्यूज़ में हम लोग का सोच डिफरेंस हो सकता है, कोई प्रोसेस में हम लोग का थिंकिंग अलग हो सकता है और उस चीज़ को हम लोग आपस में रेक्टिफाई करने के लिए बात करना है। लेकिन हमारा लोग जो है उसको पर्सनली ले लेता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ में बात करता है, ये मेरा वो है, क्यों मेरा खिलाफ में बात करता है। तो अगर कोई बात नहीं करेगा तो फिर आप वो काम को सुधरेगा कैसे? तो इसीलिए हेल्दी डिबेट होना है, हेल्दी इश्यूज़ को हम लोग बात करना है, लेकिन उसको कोई भी पर्सनल एडिमिटी में उसमें नहीं लेना है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो आपस में अगर हम लोग चर्चा नहीं करेगा, विचार विमर्श नहीं करेगा, अपना ओपिनियंस को नहीं रखेगा, तो ये कभी भी एरिया डेवलपमेंट होने में काफ़ी मुश्किल होगा। जिसे आपने बहुत खूबसूरत कहा कि लोगों का सोच विचार को हेल्दी डिबेट होना चाहिए, तब जाके डेवलपमेंट इश्यूज़ को आगे ले जा सकता है। तो हम ये जानना चाहेगा कि अगर आप ऐसा कुर्सी में रहता है जहां एमएलए का पावर एंड पोजीशन जब कुर्सी है, तो आपका विचार जो है डेवलपमेंट सेक्टर के लिए कैसा रहेगा? और आपने ये मेंशन किया कि यहाँ कॉमन डेवलपमेंट से ज़्यादा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को आप सुधार कैसे लाना चाहेगा इफ़ यू आर इन पावर? देखिए भाई, ये तो आपने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपने कर दिया। इसमें मेरा सिंपल सा बात है, जब आप लीडरशिप में नहीं होता है, आपको लीडरशिप में आना होता है, तो सभी लोग कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा सोच ऐसा है, मैं आसमान से तारा तोड़ के लाऊंगा। ये एक नॉर्मल सा बात है। तो अभी मैं आपको अगर मैं बोलूँगा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, वो सभी बोलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट एक तो बात बताना चाहता हूँ। एक तो है, मैं यहाँ में किसी को लीडरशिप का क्लास लेने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरा विचार है, कोई मेरा विचार से सहमत भी नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, एक तो है लीडर को विजनरी तो होना जरूरी है। वो अपना एक विजन, एक सपना लेके तो चलना है कि मैं अपना टेन्योर में अगर मैं एमएलए हूँ तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो सोच सिर्फ आपका नहीं होना है, सोच जो है कलेक्टिव सोच होना है। जब आप बामिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो सिंपल सा अपना फिंगर टिप्स में कैलकुलेशन है, कितना इंटेलेक्ट ब्रेन है, कितना अच्छा सोच विचार वाला अपना बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे गिन के बता दूं, अपना इंजीनियर भारत सोनम है, आस्को का चेयरपर्सन है, अपना दाएं सन्नू साहब है, सीईओ है, इतना इनोवेटिव आदमी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देता है। और अपना नीमा दोदुम साहब है, प्रोफेसर नीमा दोदुम साहब है, और अपना ये सावन रिया साहब है। तो जो मतलब जो सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में है, लेकिन उसका ब्रेन इतना अच्छा है। दूसरा, पॉलिटिकल इंटेलेक्ट में देखने से आप अपना कामिंग दोनों साहब है, देखिए इतना 30-40 ईयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अपना एमआर दोदुम साहब है, अपना कुमार वाई साहब है, 3 बार एमएलए रह चुका है, होम मिनिस्टर रहा।
और अपना आप जब स्टूडेंट लेवल से जो ग्रो होके आया उसमें आप देखने से अपना तागे लपुंग है, फॉर्मर आपसू प्रेसिडेंट कामता लपुंग है, अपना नरबू सोनम है, वर्कर्स ग्रुप में आप देखेगा तो जाले सोनम है, अपना दोबिग सोनम है। तो इतना सारा ब्रेन्स है, पंचायत का लीडर्स है। तो हमारा जो है, जो लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम होता है, जब आप कुर्सी पर आ जाता है तो उन ब्रेन को आप डरना शुरू हो जाता है। उनसे आपको लगता है कि ये मेरे लिए खतरा है, ये गलत हो रहा है। हमको लगना चाहिए कि इस ब्रेन का हम इस्तेमाल करना है, इस ब्रेन को हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आगे बढ़ाना है, उसको यूज़ करना है। तो सिंपल सा बात है, देखिए आप एवरी ईयर का एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए उन सारे ब्रेन का कलेक्टिव आइडिया से कि इस साल हम लोग कौन सा सेक्टर में, कौन सा एरिया में, किस चीज़ में हम लोग प्रायोरिटाइज करके जो अपना जो आने वाला फंड है उसको कहाँ हम लोग यूज़ करेगा। उन सारा ब्रेन्स को इस्तेमाल करके आप एक दिन में अपना बर्मिंग हेडक्वार्टर में आप एक्शन प्लान पर ईयर का तैयार कीजिए। जब आप चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाएगा, आप चीज़ को टेबल में रखेगा तो कोई पर्सनली नहीं मांगेगा। आप जब चीज़ को छुपा के घूमेगा तब आदमी कमन के लिए नहीं बोलेगा, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए बोलेगा। इसलिए उसका जब हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस ज़्यादा करता है, इसका सोल्यूशन को हम लोग बताते हैं। तो मेरा ये सोल्यूशन है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सारा चीज़ को आप टेबल में लाइए, सबके सामने में लाइए, तब जा करके इंडिविजुअल जो आपका ये डिमांड से वो कम हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर जो ओपन पब्लिक के लिए ही आदमी बात करेगा। ये नंबर 1 है। तो नंबर 2 में है, आप देखिए इसमें एक एमएलए को मैनेजर अच्छा होना चाहिए, वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होना है। अभी हम लोग प्लानिंग तो करेगा, लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप फंड नहीं ला पाएगा तो उसका मतलब हमारा जो सोच है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका एक्सपर्टाइज का हमको मदद लेना है। फिर अपना स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अपना तालमेल वो हमको बनाने का वो हमको तरीका मालूम होना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमको कैसे परसू करना है, टेबल टू टेबल कैसे हमको रिलेशनशिप डेवलप करके रखना है, वो 3 चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखना है। फिर आपका फंड फ्लो भी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एमएलए को, एक लीडर को क्या होना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आप कुर्सी में आने से पहले, मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तो सब सोचता होगा कि मैं अपना एरिया के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन कुर्सी में आने के बाद ये जो सोच है आपका रॉन्ग डायरेक्शन में, नेगेटिव रास्ता में, आप गलत जगह पे चला जाता है। इसका रीज़न मैं जब एसेस करता हूँ तो मुझे ये लगता है, सबसे पहले तो हमको लालच को छोड़ना होगा। लालच किस बात का लालच? आपको धनवान बनने का, धनी होने का लालच को छोड़ना होगा। क्योंकि अगर ये लालच आपका दिल में, आपका दिमाग में काम करेगा तो आपने जो सोच के रखा है वो आपको भटका देगा। लालच को छोड़ना होगा। दूसरा बात जो है, आपको फिर से हम एमएलए बनना है, वो लालच को भी आपको छोड़ना होगा। वही लालच जो है आपको गलत काम कराता है। वो कैसे? वो ये हो जाता है कि मैं पब्लिक का काम करूंगा, जनरल काम करूंगा तो हमको वोट मारेगा कि नहीं मारेगा, आपको डाउट में रहता है। इससे अच्छा आप किसी इंडिविजुअल को 50 लाख दे दिया, किसी इंडिविजुअल को 1 करोड़ रुपया दे दिया, किसी को, ये तो हमको वोट मारेगा क्योंकि हमको आगे एमएलए बनना है। ये ही लालच जो है आज हमारा एरिया को मार रहा है। तो उस लालच को खत्म करना होगा। आपको कोई 10 साल 15 साल एमएलए बनना है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप 5 साल भी एमएलए बनो, लेकिन ऐसे बनो कि दुनिया आपको याद करेगा। एरिया आपको, जब आप इस दुनिया से चला जाएगा, आपका एग्जाम्पल लेगा कि नहीं, उसका समय में तो सच में बहुत अच्छा काम हुआ था। तो बहुत लंबा हमको एमएलए बनना हो कोई ज़रूरी नहीं ना। आपको जितना समय भी आपने बना है वो एक यादगार समय होना है, ये है। दूसरा जो है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज़ का कमिटमेंट? अपना लीडरशिप में आने से पहले हम लोग सबका एक पर्सनल लाइफ होता है भाई। तो कोई हम लोग का बैड हैबिट्स होता है, कोई हम लोग का अच्छा हैबिट्स भी होता है, कोई हम लोग का हॉबीज़ होता है। लेकिन जब आप लीडरशिप में आ गया तो आपको अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल आपका बैड हैबिट्स है, उसको आप छोड़ के आना पड़ेगा। क्योंकि आपको पब्लिक का सेवा करना है। आप अपना समय को खराब चीज़ में, अनप्रोडक्टिव वर्क्स में अपना समय को बर्बाद करेगा तो पब्लिक के लिए, आप एरिया के लिए कब काम करेगा? तो अपना जो इंटरनल इच्छा है उसको भी आप पब्लिक के लिए आप सेक्रीफाइस करके पब्लिक का सेवा करना। तो ये 3 चीज़ जो मैंने अभी बोला, ये मैं किसी को क्लास नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपना एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है। ये 3 चीज़ अगर आपका लाइफ में रहा तो आप एक सक्सेसफुल लीडर आप हो सकता है। जिस तरह से आपने मेंशन किया कि
आपका ईद बामिंग में बहुत सारा इंटेलेक्चुअल अच्छे अच्छे सोच विचार है, तो मैं भी उस पर सहमत हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने गोल्डन जुबली न्योको में देखा, या अरुणाचल युवा समन्वय में देखा, जो दायन सर है उन्होंने बहुत सारा इनोवेटिव को लेके ऐसा प्लेस किया। तो आप कभी ऐसा इच्छा नहीं रखा कि आपको एमएलए जैसे कंटेस्ट करना चाहिए, या फिर इन लोगों ने जो जिसके अच्छे अच्छे सोच विचार है तो उसने कभी आपको इनपुट नहीं किया कि आपको एमएलए कंटेस्ट करना चाहिए, एमएलए जैसे कुर्सी में आपको बैठना चाहिए, क्योंकि आपके जो सोच विचार को लेके, आपके अच्छे सोच विचार को लेके अब यहाँ बैठने का काबिल है। तो ऐसा लगता है अगर इन केस ये लोग अगर कल को आपको मौका देता तो क्या आप कुर्सी पे बैठना चाहेगा? ये तो भाई देखिए, ये ऑब्वियस सा बात है। मैंने अपना लाइफ में जितना जो कुछ करना था, जो छोटा मोटा घर बनाना है बना लिया, जो अपना लोकली जो माला साला पहनना है वो भी पहन के देख लिया, जो अपना टूसतास जितना भी लाइफ में जो एंजॉयमेंट करना है सारा कर लिया है। अभी मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो अभी ऐसा समय आ गया है कि आप ऐसा कुछ काम करें जब मरने के बाद मैं अपना ये सामान को पूरा कुछ नहीं ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। रह जाएगा तो अपना नाम रह जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो वो आपका नाम रहेगा, बुरा काम किया तो वो आपका बुरा नाम रहेगा। तो अभी समय तो आ गया है कि कुछ अच्छा काम करके अपना नाम कमाने का समय तो आ गया। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर लोग सहयोग करेंगे, अपना स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेंगे या अपना गाँव वाला सहयोग करेंगे, तो लीडरशिप जो अपना सोच है उसको पब्लिक पर अमल करने का सोच तो वो तो ऑब्वियसली सबको होगा, उसमें कोई ये रीथिंकिंग का बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है कि लीडरशिप को आप ज़बरदस्ती ना मांगे, पब्लिक ओपिनियन को देखें कि पब्लिक आपका बारे में क्या राय रखता है, और फिर ये अपना सरकार, अपना पार्टी आपके बारे में क्या राय रखता है। तो वो सारा ओपिनियन को देख करके इफ़ पब्लिक इज़ नॉट एक्सेप्टिंग मी, अगर हमको रिजेक्ट कर रहा है तो मैं उसको ज़बरदस्ती बहला के फुसला के पैसा दे के ये करके मैं क्यों लीडरशिप में आऊँ। लेकिन अगर आदमी चाहता है तो सेवा करना कौन नहीं चाहेगा। तो वन मोर लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि हर इंसान में कुछ अच्छा हैबिट और बैड हैबिट रहता है, तो यहाँ स्टेट में नारी शक्ति को लेके यहाँ चर्चा ये हो रहा है कि पॉलीगेमी। जी जी। तो जब पॉलीगेमी का बात करने से आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जी जी। क्यों दुनिया जानता है उसको, तो आपके भी आप भी उस पर इन्वॉल्व है, तो इस पॉलीगेमी को लेके आप सपोर्ट करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो क्यों, नहीं करता है तो क्यों? आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है मेरे लिए लेकिन टफ होने से भी जो सच्चाई है मैं उसको बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे देखिए, हमारा ज़माना में हम लोग, जो पुराना ज़माना है वो भी हम लोग देखा है, और जो मॉडर्नाइजेशन को भी हम लोग देखा है, तो हम लोग लकी हैं। तो हम लोग जब जवान थे, युवा थे, माहौल ऐसा था कि जिसका 1-2 पत्नी होता है, 3 पत्नी होता है, वो अपना आपको गर्व महसूस करता था, प्राउड फील करता था कि मेरा 2 पत्नी है, मेरा 3 पत्नी है। क्योंकि हम लोगों को सोशल टीचिंग्स नहीं था कि पॉलीगेमी क्या चीज़ है, क्या खराब है, उसमें टीचिंग्स नहीं था, तो हम लोग उसको बहुत अपना आपको गर्व महसूस करता था। लेकिन मुसीबत को, प्रॉब्लम को वही आदमी ज़्यादा अच्छा से बता सकता है जिसने उस चीज़ को झेला है। आज मेरा 3 वाइफ है, 3 वाइफ है, हम लोग घर में शांति से तो रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। जो सिंगल हस्बैंड एंड वाइफ, जो नेचर सिंगली हस्बैंड एंड वाइफ नेचर ने ऐसे बनाया है, नेचर के खिलाफ में जाना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर आएगा। तो हमको मालूम है कि 2-3 पत्नी होने में क्या तकलीफ है, इसलिए मैं अपना जो जूनियर है, हमसे जो छोटा है, मैं उसको हमेशा सजेस्ट भी करता हूँ कि हम लोग का, मेरे में कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को फॉलो करो। कुछ बुराई भी है, जैसे आपने अभी बोला, जो गलत कदम मैंने उठाया है उसको बिल्कुल भी आप नकल करना नहीं है, क्योंकि इसमें तकलीफ है। तो मैं एकदम पॉलीगेमी का मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। तो इस बार हमारा परदुम सोसाइटी में एक बात, ये भी मैंने एक रिजोल्यूशन मैंने मूव किया था, तो अवेयरनेस तो दे रहा है अभी पॉलीगेमी नहीं होना चाहिए, और कंडेमेशन ज़्यादा मर्द लोग को होता है। तो एक चीज़ हम लोग और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकता है, अगर मेरा इस माध्यम से कोई नारी शक्ति वाला या कोई वुमेन ग्रुप वाला ये सुने तो इसको आप लोग का उठाना है। अभी हम लोग ये सब समाज से एक रिजोल्यूशन लेना है कि कोई भी अपना बेटी, कोई भी अपना बहन किसी ऑलरेडी शादी वाला आदमी के साथ में वो शादी जाता है तो कोई उसको हम लोग सोशली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हम लोग के नियम से मिथुन कर देता है, वो मिथुन का हम लोग मीट को नहीं खाएगा कोई भी बेटी।
तो अगर हम लोग अपना बेटी को, अपना बहन को सब लोग मिलकर कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉलीगैमी बहुत डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ लड़का को नहीं, लड़की साइड में और पेरेंटल साइड में भी ये चीज़ को हम लोग कलेक्टिवली सोचने का जरूरी है। जब इसको बात करने से यहाँ कुछ लोग का मानना ये है कि पॉलीगैमी इसलिए किया जाता है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक रीति रिवाज, एक कस्टमरी लॉ है हमारे निजी समाज में, तो जहाँ अपना जो संतान, जो बेटा नहीं होता है उसके लिए लिया जाता है, और कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स के लिए लिया जाता है, कुछ लोग एक शौकीन के लिए लिया जाता है। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें सबका सोच तो अलग अलग है। आप जो बोला, हो सकता है कोई सच में इसके लिए लेता होगा, लेकिन देखिए हमारा पॉलिटिक्स, हमारा सब कुछ नहीं है। हमारा जो अपना जो एन्जॉयमेंट है वो सब कुछ नहीं है। तो एक प्लेन लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए भगवान ने एक मर्द और एक औरत का पार्टनर ही बनाया है, वो नेचर है। तो नेचर का अगेंस्ट में जाना वो हमेशा खराब रहता है। एक बात जाते जाते मैं एक बात बोल देता हूँ। देखिए, मैं एक हार्मलेस आदमी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं इंडियन गवर्नमेंट का जैसे मैं सोचता हूँ। मेरे पास में सब कुछ है, डिफेंस का अपना सारा जितना मैकेनिज्म है, डिफेंस का सारा जितना आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, अपना इंडियन गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़। हम पहले उसको किसी भी देश का खिलाफ पहला इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरा वही सोच है। मेरे पास सब कुछ है, एविडेंसेस है मेरे पास में, प्रूफ है, अनऑफिशियल, ऑफिशियल, सब कुछ प्रूफ एक लोग के पास, मेरे पास में रहता है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल है कि मैं उसको किसी का हार्म के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, मैंने लाइफ में नॉलेज और मैं अपना गुड जो कैरेक्टर है, अपना रेपुटेशन है, ये मैंने कमाया है। जब कभी भी मुझे लगेगा कि ये मेरा जो कमाई है, मेरा जो रेपुटेशन पर अटैक आ रहा है, उस समय मैं अपना काउंटर रिटेलिएशन के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ। जैसे अपना इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना, ऐसा ही मैं अपना मेरा सोच विचार रखता हूँ। बाकी आप यहाँ में हमारे पास में आया है, मैं आपको एकदम दिल से मैं आपको थैंक्स देता हूँ। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। जिस तरह से व्यूअर्स आपने सुना, मैंने आपको रामजो परदुम जी से रूबरू करवाया, आपका पाके ब्रिज को लेके और एड बामिंग का डेवलपमेंट सेक्टर को लेके, रोल ऑफ अपोजिशन को लेके, और अगर वो कुर्सी में रहता है तो उनके विचार, जो विज़न को लेके, एक जो पावर में जो एमएलए का एक विज़न कैसा होना चाहिए उसका ऊपर में लेके, और लास्टली पॉलीगैमी को लेके हमने चर्चित किया। तो अगली बार मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच।